Good afternoon, sir, and hello, friends. My name is Aditya, and today I will be presenting my topic: the use of radio tracer technique in soil fertility evaluation. So, first of all, what is radio tracer technique? Before studying radio tracer technique, we should study what is radio tracer. So, radio tracer is basically a compound. एक compound होता है, मान लो कि एक phosphate fertilizer है. एक phosphate fertilizer है, उसमें phosphorus है, जो normal phosphorus है, उसको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है. बट अगर हम उसी नॉर्मल फास्फोरस को उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हैं तो दैट होल कंपाउंड बिकम्स रेडियो एक्टिव. अब क्या करते हैं कि दैट रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड ट्रेसर, दैट इज रेडियो ट्रेसर. अब उस टेक्निक में क्या करते हैं, वी पुट दैट कंपाउंड इनटू सॉइल along with the fertilizer, normal fertilizer, and with time the plant will take up the fertilizer normal along with the radioactive fertilizer, और प्लांट तो टेकअप कर लेगा. उसके बाद हम उसको विजुलाइज करेंगे गामा कैमरा, उससे हम लोग सेंसर्स लगा के बाकी जो भी टेक्निक है उससे हम लोग विजुलाइज करते हैं कि जो हमने जो फर्टिलाइज़र ऐड किया फास्फोरस, वो फर्टिलाइज़र फास्फोरस रिलीज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, प्लांट उस फॉर्म में उस फर्टिलाइज़र को टेकअप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो फर्टिलाइज़र प्लांट की बॉडी में कहाँ मूव कर रहा है. ये सब बातें हम इस ट्रेसर टेक्निक से डिटरमाइन कर सकते हैं. सो एक यहाँ पे डायग्राम एक दिया हुआ है, सिंपल सा डायग्राम है. एक सिस्टम एक बना रखा है, उसका इनलेट है, एक आउटलेट है. सो एट द बोथ एंड्स ऑफ द सिस्टम देयर इज अ सेंसर, वो डिटेक्टर. सो इससे हम लोग एक इनलेट है, वी इंजेक्ट अ रेडियो ट्रेसर टेक्निक, रेडियो ट्रेसर along the inlet of the center, and we detect at the both ends कि हमने सिस्टम में डाला तो वो इनकॉर्पोरेट हुआ या नहीं, या फिर सिस्टम से निकल रहा है तो फिर वहाँ से गया कि नहीं गया, कहाँ जा रहा है, ये हम लोग उसे डिटेक्ट कर सकते हैं. और ये सब कुछ होता है डिजिटली, एक कंप्यूटर की मदद से होता है. सो यहाँ पे एक लैपटॉप है, जो भी है. सो अब क्या होता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है ये होता है डाइल्यूशन प्रिंसिपल. तो अब बात आती है कि व्हाट इज डाइल्यूशन प्रिंसिपल. सो डाइल्यूशन प्रिंसिपल बेसिकली एक ये बोलता है कि अगर आप इफ़ यू प्लेस अ रेडियो ट्रेसर among the non-radio tracer radioactive elements, then the radioactivity of that system decreases. क्यों डिक्रीज कर रही है कि मान लो हम एक यहाँ से मान लो कि ये इतना सारा निकली है, वो रेडियो एक्टिव है, उसको एक साथ रखा हुआ तो उसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेडियो एक्टिव इंटेंसिटी गामा रेडिएशन वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. लेकिन अगर हम उसको एक सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि नॉन रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव है, तो सिस्टम से वो डाइल्यूट हो जाता है, उसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेडियो एक्टिविटी कम हो जाती है. तो दैट चेंज इन रेडियो एक्टिविटी इज बेस्ड विद द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक, कि चेंज हो रहा है, कि मूवमेंट कर रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है. दैट इज द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक. अब बात आती है कि विल टॉक अबाउट द प्रोसेस, द प्रॉपर्टीज, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रेसर. सो ट्रेसर क्या होता है. सो एक ट्रेसर ऐसा होना चाहिए कि जो स्टेबल हो. ट्रेसर मस्ट बी स्टेबल. स्टेबल से क्या मतलब है कि हमारा जैसे कि वो कोई भी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, जैसे कि इट शुड टेक पार्ट इन रिएक्शंस जस्ट लाइक इट्स नॉर्मल अदर आइसोटोप्स. It should have all the physical properties except this radioactivity and all the chemical properties same as that of the non-radioactive isotope of that element. एक कंपाउंड उसमें एलिमेंट है, उस एलिमेंट की बाकी प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी सेम होनी चाहिए. तो अब क्या है, हम उसकी यूज़ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट वेरियस पाथवेज. मान लो कि C4 पाथवे या फोटोसिंथेसिस है, तो हम पता कर सकते हैं कि उस पाथवे में कि अगर मान लो ये कार्बन फिक्सेशन पाथवे है, तो कार्बन कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, या कौन सा कार्बन फिक्स हो रहा है, कौन सा कार्बन नहीं फिक्स हो रहा है, ये सब हम उससे जान सकते हैं. एक और बात है कि इट शुड बी लिंक विथ इजिली लिंकेबल विथ डाई. डाई भी एक कंपाउंड है, तो डाई में भी डाई के भी किसी एक एलिमेंट को रिमूव करके अगर रेडियो आइसोटोपिक कर दिया जाए तो दैट डाई विल ऑल्सो बिकम रेडियो एक्टिव. अब वो डाई जहाँ भी जाके सिस्टम में जुड़ेगा, जिस भी पार्ट में जाके जुड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि डाई यहाँ मूव कर रहा है, तो ये एलिमेंट भी यहाँ मूव कर रहा है. बट ये सब तो प्रॉपर्टीज हो गई. दिस इज द बेसिक
But the major physical property of determining the usefulness of the tracer are the three. The below three properties, namely the half-life, the mode of decay, and decay energy. तो हाफ लाइफ एज वी नो द ये होता है कि जो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है वो अपने हाफ तक डिके हो जाएगा, मतलब कि जो अमाउंट आपका मान लो ए है तो A/2 हो जाएगा उस हाफ लाइफ में। तो ये हमको बताता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज if we have a longer half life, then we will have a time to do more experiments with that radio tracer to trace that compound in the system far away। हम ज़्यादा दूर तक उसको ट्रेस कर सकते हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहेगा। अगर हाफ लाइफ कम है तो हमने बनाया और ये ऐसे ख़त्म हो गया तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे उसका। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन करना आसान होता है, जो अगर हाफ लाइफ है तो लेबोरेटरी से निकाल के उसको फील्ड में ले जाएंगे या जहाँ भी आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो डैट विल बी ईजी। और ज़्यादा हमारे वो जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा ले सकेंगे हम लोग अगर हाफ लाइफ ज़्यादा रहेगी तो। Then comes to mode of decay. Mode of decay is another very important property and factor कह लो, because mode of decay we को अल्फा बीटा और गामा डिके, ऐसे तो 5 तरह के डिके होते हैं। अल्फा बीटा गामा डिके इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अल्फा डिके या बीटा डिके जो है नॉर्मली हम लोग बीटा डिके वाला ही प्रेफर करते हैं। सो बेसिकली वी यूज द रेडियोआइसोटोप विद द बीटा एंड गामा डिके। सो ये डीके हो गया। अब बात आते हैं डीके एनर्जी पे। डीके एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज रिलीज इन द सिस्टम व्हेन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डीकेइंग। जब वो डीके करता है, जैसे कि हाफ लाइफ हमें पता है बात की कि उसके अमाउंट A/A/2 हो जाएगा, तो एक डीके है, उसके मोड ऑफ डीके हो सकते हैं। अब उस मोड ऑफ डीके से इनकॉर्पोरेटेड एक एनर्जी होगी। डीके एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सेफ्टी प्रोसीजर डिटरमाइन करती है कि अगर आप कोई आइसोटोप ले लिया आपने तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी जब वो डीके करेगा। तो उसके लिए सेफ्टी प्रोसीजर हम लोग कर सकते हैं कि ये ज़्यादा एनर्जी वाला अगर हम लोग ले लेंगे, फिर टेक isotope which releases much energy, then it can also hinder or it can damage the parts of the system। maybe a plant में अगर आप फर्टिलाइजर ऐड करते हो, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है डीके में, तो प्लांट को भी डैमेज कर सकता है, जीनोम को डैमेज कर सकता है, जो भी है। Now, these are the important radio tracer elements which are generally used in our purpose। हमको फर्टिलिटी डिटरमाइन करनी है तो मेनली ये 4-5 यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्फोरस P32 यूज होता है सॉइल फर्टिलिटी एंड रूट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूट के लिए। तो वहाँ पे कार्बन हम लोग बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट द कार्बन। सो कार्बन 14 एक रेडियो आइसोटोप है। सो दिस इज बेसिकली फोटोसिंथेसिस को हम लोग इसे डिटरमाइन करते हैं कि कैसा हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं। कार्बन फिक्सेशन देख सकते हैं, पोटासियम सॉइल फर्टिलिटी के बैलेंस को देख सकते हैं, सोडियम से हम लोग सॉइल टॉलरेंस देख सकते हैं, सेल परमिएबिलिटी देख सकते हैं। Now these are the basic uses, 7 more most different uses of the radio tracer technique in soil fertility evaluation। So first of all, the rate of nutrient release of any particular fertilizer or manure। तो बात कर रेट ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज का क्या मतलब है कि उस फर्टिलाइजर हमने ऐड किया उसकी वो किस रेट से फर्टिलाइजर को रिलीज कर रहा है। जो एक्टिव कंपाउंड हमने दिया, मतलब फास्फोरस चाहिए प्लांट को, अगर हमने फॉस्फेट ऐड किया कोई फॉस्फेट फर्टिलाइजर, तो वो फर्टिलाइजर what is the rate of that fertilizer of what is the rate of release of phosphorus, actively free phosphorus for the plant by the fertilizer। तो वो डिटरमाइन करते हैं कि फर्टिलाइजर की आपकी रिलीज एफिशिएंसी क्या है। सेकेंड है कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स इन द सॉइल। नॉन कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स इन द सेंस गुआनो या फिर काउ डंग या फिर एनीथिंग एल्स लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, लेग्यूम्स। तो वो भी प्लांट्स हैं, वो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द सॉइल न्यूट्रिएंट पूल। सो इसको भी हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड इज अपटेक ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। फोर्थ इज मेजरमेंट ऑफ लेबाइल फास्फोरस, लेबाइल मींस फ्री फास्फोरस, अपटेकेबल फास्फोरस इन द कंटेंट इन द सॉइल कंटेंट। फिफ्थ रूट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इनसाइड द सॉइल। हम लोग रेडियो ट्रेसर के इन मदद से, जब हमने बात की थी, we talked about the gamma camera। so gamma camera और सेंसर्स की मदद से
हम लोग रूट डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर सॉइल मैट्रिक्स के अंदर, सॉइल एज ए मैट्रिक्स, उसके अंदर पे रूट कहाँ कहाँ जा रही है, व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ द रूट. सो हम वी कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ द रूट, कहाँ कहाँ पे जा सके. सो sixth one is the screening of selection of better genotype. Better genotype in the sense more productivity and better use of the fertilizer uses. जो प्लांट हमने ऐड किया वो यूज़ होना चाहिए, फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना चाहिए ठीक से, मतलब कि वो अपटेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो एक स्पेसीज है प्लांट की. सेवेंथ, द डिटरमाइनिंग वाटर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ अनसैचुरेटेड एरिया. वाटर एज ए टीटीएम हमने बात किया था. टीटीएम इज ए रेडियो आइसोटोप हाइड्रोजन. तो अगर हैवी वाटर है, जो कि हैवी वाटर रेडियो आइसोटोपिक होती है, तो वो अगर हम लोग ऐड कर देते हैं सॉइल वाटर में, ट्रीटियम ऐड कर देते हैं, तो दैट वाटर विल ऑल्सो बिकम रेडियो एक्टिव. तो वी कैन डिटरमाइन सॉइल पोर्स में वाटर कहाँ कहाँ पे है, ऐसे डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट, rate of nutrient release by the particular fertilizer or manure. So now we want to add some nutrient, or we want to provide some element to the plant. So now what we do, we add a fertilizer in the soil. So now what fertilizers do, fertilizer is a compound which goes in the soil and takes part in some kind of reactions in the soil and releases the required element in the uptakeable form. We want to analyze the rate of that nutrient released by that fertilizer. So we want to analyze the effectiveness of this fertilizer. So what we do some alteration with the fertilizer. Now we will replace the normal required element isotope with the radioactive element. The fertilizer will become radioactive. Now we will add that fertilizer into the soil, and as usual the fertilizer should release the nutrient in uptakeable form and plant should uptake that nutrient. So now for the effectiveness of the fertilizer, कुछ time बाद we will check the radioactivity of the plant. So now the level of radioactivity of the plant will tell us about the effectiveness of the fertilizer, that how effectively that fertilizer is releasing the nutrient. So maybe in case for example the phosphorus, अगर हमको phosphorus के फॉस्फेट फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी रेट ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज जानना है किसी फॉस्फेट फर्टिलाइजर की. सो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि दो फॉस्फेट फर्टिलाइजर हैं ए एंड बी. सो एक ए है और एक बी है, दोनों को हमने रेडियोएक्टिव बना दिया और सैंपल सॉइल में दोनों को एक एक करके ऐड कर रहे हैं. तो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर अ फिक्स्ड टाइम दैट in which case the plant will become radioactive soon and what is the level of that radioactivity of the plant in that fixed time span. So that will tell us about how fast the release of the nutrient of the fertilizer. So as you can see in this image, so example imaging of radiocesium uptake dynamics in the plant body by using newly developed high resolution gamma camera. तो गामा कैमरा की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि लेवल ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्या है प्लांट की. सो by this we can tell what is the rate of that nutrient released by the fertilizer or manure. Next, the contribution of non-conventional nutrient source in the soil fertility. So non-conventional source in such as guano, sludge, phosphate rocks, or any other kind of like nitrogen fixing plants, legumes, etc. Any kind of that contributes in the soil nutrient pool, that all except the fertilizer all are the non-conventional source of fertilizers. So but their contribution is hard to determine. How much they are contributing in the soil nutrient pool, it is hard to determine. So by this what we'll do, in case radioactivity is added in the sample soil, अब हम क्या करेंगे कि जो सैंपल सॉइल है हमारा उसको हम लोग रेडियोएक्टिव बना देंगे. वी विल मेक दैट सॉइल रेडियोएक्टिव. अब क्या होगा कि जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल एलिमेंट्स है, दे विल रिलीज द न्यूट्रिएंट बट दैट न्यूट्रिएंट विल नॉट बी द रेडियोएक्टिव. सो नाउ the amount of dilution, the amount of reduction of the radioactivity of the soil will determine the contribution of the non-conventional fertilizers, non-conventional nutrient sources, that how much they are contributing in the nutrient pool.
So this helps in proper incorporation of the fertilizers doses. तो ये हर एक फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि किसी फील्ड कोई अगर मान लो अलग अलग टाइप की फील्ड्स है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है फील्ड की, तो किसी में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ज़्यादा है, किसी में कम है, तो वो डिटरमाइन करता है बनाने एक फर्टिलाइज़र प्लान बनाने में कि हम किस फील्ड में कितना फर्टिलाइज़र देना है, किस रीजन में हमको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना है या किस रीजन में कम देना है. So this is a very interesting to observe process. Earlier some experiments were conducted using micro auto radiography technique. Using the radioisotopes of phosphorus, calcium and sulfur, enlightened the movement of nutrient in the herbaceous plants. So what happens in this case? Basically, the plant which we supply nutrient uptakes a fraction of nutrient and releases some nutrient back into the soil, and the other plants adjacent to that subject plant absorbs the fraction of the soil, absorb the fraction of that nutrient, and again the same process repeats. So due to this, what happens? The fertilizer which is applied to a site A moves to a site B much further away from the original site. So in this chart we can see fertilizer applied through the leaf or root of plant 1. 80%, let's suppose 80% we applied 80% of the fertilizers through the leaves or the roots. Now what will happen? A part of it, of the applied fertilizer, will be released into the soil or sand or water medium. Whatever will be the medium, the process will be the same. And again, a part of it will be again reabsorbed by the same plant. And some part of the fertilizer will be absorbed by the plants just immediate to the subject plant. And the same process will repeat in the plant 2. The nutrient reaches to the plant 3, and the same process repeats in the plant 3. So in this case, the nutrient reaches to the furthermost point from the site of application. In this way, nutrient translocation and spread of the can be traced. And now let's suppose if we apply a radioactive element in this system, then we can easily visualize the movement and translocation of that element in this plant system and in the soil. Now, measurement of the level phosphorus content in the soil. So this is a very interesting topic. In this, what we do, we add radioactive phosphorus in the sample soil, the soil which already have some amount of phosphorus, non-radioactive phosphorus in it. So now what will happen? The radioactive part of the phosphorus will get diluted by the non-radioactive part of the phosphorus in the soil present already. So now both the phosphorus, active and non-radioactive, will become evenly available to the plant. Both the availability will be same. So now plant have option either to take phosphorus from the radioactive pool or to take phosphorus from the non-radioactive pool, because both are evenly available to the plant. So now with time the plant will become radioactive because a little part of the radioactive phosphorus will be absorbed by the plant. The specific activity of the fertilizer divided by the specific activity of the plant will give the fraction that how much phosphorus have come from the radioactive pool and how much phosphorus have come from the non-radioactive pool. Now what is specific activity? Specific activity is the radioactivity of a body per unit mass. Let's suppose if we only have provided radioactive phosphorus in the soil, then the ratio of the specific activity of the plant and of the soil, of the fertilizer and the plant will have become 1. But this is not in this case, because plant is uptaking from little part from the radioactive and the little part from the non-radioactive phosphorus. So this is the formula for calculating the equation for calculating the exchangeable phosphorus in the leveled fertilizer. Now, determining the water transport and storage in the unsaturated area. So as we talked earlier, tritium is the radioactive heavy isotope of hydrogen. So now if we introduce a heavy water, that is water made up of tritium instead of hydrogen, in the system of soil and plant,
then the storage of the water in the pores of the soil can be visualized by the sensors, and the velocity of the infiltration and evaporation flux can also be determined. Now the plant will absorb water, heavy water, and we can visualize what is the rate of evaporation from the leaf surface of the plant, and what is the velocity of the infiltration of the plant water that we have applied in the soil. Soil moisture and neutron probe, that is SMNP, is ideal for measurement of soil water in the immediate vicinity of the crop root. Now, root distribution in the soil matrix. So this we have taught earlier that uh, in case of if we inject, yeah, this have talked about soil injection. So now root distribution in the soil matrix. So as we have taught earlier, if we introduce a radioactive element in the soil plant system and the plant has uptaken this radioactive element, so using the sensors and the gamma camera, as we can see here, this is the image taken from the gamma camera, we can visualize the spread of the root in the soil matrix. We can determine even the thickness, even the root of a thickness of a root here. You can see here, every root here is being visualized clearly here. This technology provides qualitative information about the presence of and about the presence function of dormant roots up to farthest lateral spread in the maximum and the maximum depth. सो इससे हमको पता चलता है कि अगर कोई डॉर्मेंट रूट है जो अभी एक्टिव नहीं है लेकिन न्यूट्रिएंट उसको भी चाहिए, तो वो जो हमने ट्रेसर जो हमने इनकॉर्पोरेट किया प्लांट सिस्टम के अंदर, वो तो उस सेल में भी जाएगा जो अभी रूट के अंदर डॉर्मेंट है. तो सो वी कैन डिटरमाइन द रूट स्प्रेड अप टू मैक्सिमम डेप्थ एंड अप टू मैक्सिमम विड्थ. So this is a cross section of a root determining the cortical cells. Now, screening and selection of better genotype. So what in this case, we apply a fertilizer. Let's see, use of radioisotopes such as nitrogen and carbon has allowed us to quantify the contribution of nitrogen fixation plant and plant litter in the soil and food. Now, अगर हम इसमें प्लांट सॉइल सिस्टम में अगर नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें पता है कि कुछ लेग्यूम्स और कुछ प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. तो हम उनका कंट्रीब्यूशन जान सकते हैं कि वो हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द सॉइल नाइट्रोजन पूल. Also used to identify aluminum toxicity and phosphorus deficiency in the soil system. So now, moving towards the conclusion, all these techniques are used to replace the time-consuming and hectic laboratory method of the soil fertility analysis and screening of plants. They focus more on the precise data and time-saving methods. Tracing is done by the measuring the activity per unit mass of the sample. So now, in the end, we will talk about some miscellaneous topic. Beta counting. So here are two of the most famous beta counters: liquid scintillation counting and Cherenkov counter. We know that the beta particle which are emitted from the radioactivity process have energy almost 1/3 of the Emax. So in case of liquid scintillation counting, the counter window is set so that it can detect beta particles up to certain energy ranges. So in this case, the radioactivity of the system is calculated. In next case, Cherenkov counter. When the beta particles are emitted from the radioactive element during the decay, it approaches nearly the speed of light in vacuum. But we know that the speed of light in the current medium is not that much. So the beta particles collide with the photon of light and produce shock waves. And those shock waves produced by the photon particles are detected by this Cherenkov counter. In this way, the radioactivity of the system is determined. So now this is the end of my presentation.